पीछे होता है हैं? तो मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ाता हूँ, ये भी आप याद रखें। ये बचपन से ही ऐसे ही, मतलब जितना लेट आता हूँ उससे एक्स्ट्रा। जैसे टाइमिंग क्या है, 7 बजे, अपन 8 बजे तक पढ़ लेते हैं, 1 घंटा एक्स्ट्रा। यदि आधे घंटे लेट तो 1 घंटा एक्स्ट्रा, आधे घंटे फिर आप में क्या है एक्स्ट्रा हो गया। बताओ, नहीं ध्यान रखते? हाँ। तो अब आज पढ़ांगा भारत एक सामान्य परिचय, और उसके बाद क्या, उसके बाद भौतिक प्रदेश पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ांगा क्या, जलवायु। आपके नोट्स में दे रखे है ना, जलवायु। अब पढ़ेंगे गुरुजी भारत की जलवायु। बहुत इजी है, समझ आ जाती टॉपिक है, कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। आ जाओ। ये देखो भारत का मानचित्र, ये लो आपका मानचित्र। अब हमें पढ़ना क्या है, भारत की जलवायु। हमें क्या पढ़ना है, भारत की जलवायु। सुनते रहना। सबसे पहले हमेशा की तरह हम क्या पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि। फिर हम पढ़ेंगे क्या सर, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत सारे कारक है जलवायु को प्रभावित करने वाले, वो देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ऋतुएं। कितनी ऋतुएं अपने, मुख्यतः 4। फिर बात करेंगे वर्षा का वितरण। कितने पॉइंट हो गए, 4। और लास्ट पढ़ लेंगे तथ्य। क्या पढ़ लेंगे, तथ्य। 5 पॉइंट में अपन जलवायु को क्या कर लेंगे, समेट लेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि, उसके बाद जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फिर ऋतुएं, फिर वर्षा वितरण, फिर तथ्य। सामान्य परिचय में मोटी मोटी हम बातें पढ़ना, जलवायु के बारे में क्या क्या बातें को कोई शब्दावली है तो वो देखेंगे। फिर जलवायु है अपने, या पूरे दुनिया की जलवायु या किसी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। फिर पढ़ेंगे ऋतुएं। तो ऋतु कितनी है अपने, बोलो कौन कौन सी ऋतु है, 4 ऋतु है। सबसे पहले ग्रीष्म, भूल गए क्या, ऐसे थोड़ी भूलना है। ग्रीष्म ऋतु कदों कद है गुरुजी, मार्च से लेकर जून, अरे 3 और 6, तीसरे महीने और छठे महीने ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी गुरुजी, वर्षा। तो वर्षा ऋतु जून से सितंबर, जून से कब कर दो, सितंबर। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्षा के बाद शरद, सर्दी, सर्दी ऋतु स्टार्ट होगी, शरद, सितंबर से बोलो दिसंबर। और उसके बाद क्या हो जाएगा सर, है, अरे शीत ऋतु। कौन सी, शीत। शीत पहले सर्दी स्टार्ट हुई, शीत बाद में, मतलब ज्यादा ठंड। ये कब पड़ेगी, ये पड़ेगी दिसंबर से फरवरी। आ लो, 4 ऋतुएं याद रख लियो। ऋतु 4 है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। फिर सिर्फ वर्षा का वितरण, क्या मतलब है वर्षा का वितरण का, क्या मतलब है भाई, वर्षा को वितरण, वर्षा को बंटवारो, वर्षा का बंटवारा, उसको हम 2 आधार पर कर लेंगे। कुछ लोग समझे होंगे कि वर्षा का वितरण का मतलब ये हो गया कि ये 4 ऋतुएं, कौन कौन सी ऋतु में कितने कितने प्रतिशत वर्षा प्राप्त करता है भारत। तो मौसम वार या ऋतुवार, कैसे, मौसम वार या ऋतुवार। दूसरा कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रवार। क्या समझे, एक तो भाई ग्रीष्म ऋतु में कितनी वर्षा, मान लो 100% बारिश हो रही है, मतलब टोटल को 100 माने, तो ग्रीष्म में कितनी है, वर्षा में कितनी है, सर्द में कितनी है, और वो शीत में कितनी है। एक तो वो हो सकता है, एक कैसे हो सकता है, क्षेत्रवार। जैसे अत्यधिक वर्षा वाले स्थान, फिर अधिक वर्षा वाले स्थान, फिर मध्यम वर्षा वाले स्थान, या न्यून वर्षा वाले स्थान। ऐसे करके हम वर्गीकरण कर लेंगे। तो वर्षा का वितरण 2 आधार पर है, मौसम या ऋतुवार, प्लस किस आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। फिर तथ्य, धन्यवाद, समझ में आई। वैसे तो 5 पॉइंट है, लेकिन 2 पॉइंट में, एक में 4 ऋतु हो जाएगी, एक में क्या हो जाएगा, आए, बोलो, वर्षा का वितरण हो जाएगा। अब हमेशा की तरह हम पृष्ठभूमि में जब मोटी मोटी बातें पढ़ते हैं, ओवरऑल बेसिक समझ टॉपिक की क्लियर करते हैं, तो आ जाओ पृष्ठभूमि में पढ़ना है। क्या कहते हैं पृष्ठभूमि में जलवायु के बारे में। तो एक तो ये भारत आप देख रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
अब क्या पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि की कुछ बातें पढ़ेंगे। ये देखो, क्या देखना है, ये देखो क्या है सर ये। अच्छा नेक्स्ट पेज पे करना है ना, नेक्स्ट पेज पे करना है, नेक्स्ट पेज पर करना है, तो फिर ये तो बहुत सारी बातें इनमें सीखने वाली है, जो कि आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखो, ये क्या खुल गया सामने, ये विश्व का मैप है। क्लियर। अब हम अपने भारत ने ढूंढो घटे से, ये देखो हमारा क्या रहा, भारत। ठीक है, ये हमारा क्या है गुरुजी, भारत। ठीक है, अब हम पानी बात को बोलते हैं, ऊपर उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है, नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है। पूरी पृथ्वी जो है जिस क्या करती है, लगभग गोलाब है। पूरी पृथ्वी पर कौन सा देश प्रदेश कहाँ है, उसके लिए तीन टाइप की रेखाओं की कल्पना की थी ना। कौन सी रेखा, आडी जो रेखा होती है उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। तीन टाइप की रेखा कौन सी, एक धरती के बीचों बीच जा रही है, उस रेखा को क्या बोलेंगे, उस रेखा को बोलेंगे भूमध्य रेखा। ये हम पढ़ेंगे जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, तो सारी बात पढ़ेंगे कि भूमध्य रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है। ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है, बताओ दिखा। ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को मतलब समझोगे भूमि के बीच से होकर जाने वाली भू मध्य रेखा, जैसे ना आप 0 डिग्री अक्षांश बोल दिया, और के बोल दिया, बोलो विषुवत रेखा बोल दिया, के बोल दिया, विषुवत रेखा। अब 0 डिग्री है, आ धरती के बीचों बीच है, आधा उत्तर दिशा में रह गया, आधा दक्षिण दिशा के अंदर ये गोला रह गया। पृथ्वी गोला तो नहीं है लेकिन लगभग गोले जैसा है, तो गोला आधा हो गया। तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, तो भारत कहाँ रहे, उत्तरी गोलार्ध में। फिर क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए कुछ रेखाएं 90 ऊपर है और 90 ही नीचे है, लेकिन हम कुछ रेखाएं जो इंपॉर्टेंट उनको देखेंगे, जैसे 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा गुरुजी, 23.5। क्या कहते हैं इसे, आ क्या कहते हैं इसे, ये वाली रेखा क्या कहेंगे, बोलो। ये रेखा है गुरुजी कर्क रेखा। और ऐसे ही नीचे भी होगी क्या, हाँ होगी ना, नीचे भी होगी, उसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा। उसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा। ये नीचे वाली मकर रेखा है, मतलब 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड दक्षिणी अक्षांश। ये कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, बीच में आ गई अपनी भूमध्य रेखा। थोड़ा थोड़ा बातों को समझते चलना आगे, क्योंकि जलवायु को प्रभावित करने वाला कारकांग अंदर भी इन चीजों का अपन ध्यान रखना पड़से। अब 23.5 क्यों बनाई है, बाकी क्यों नहीं बनाई, 22 क्यों नहीं, 23 24 क्यों नहीं, 23.5, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी भी है, इसलिए सूर्य जो घूमता रहता है ना, सूर्य सूर्य इन्हीं के बीच में घूमता रहता है। कहाँ घूमता रहता है, इधर घूमता रहता है। कहाँ, जैसे धरती के बीचों बीच कब होता है, मार्च के अंदर। ये सूर्य धरती के बीचों बीच रहता है मार्च में, फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा, जून में कहाँ आ जाएगा, जून में इधर किस पर चमकेगा, बोलो, कर्क रेखा पर, लगभग मध्य भारत में। 3 महीने ऊपर जाने में लगाया तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, 3 महीने वापस नीचे आने में लगाएगा, तो दिसंबर में फिर कहाँ चमकेगा, सॉरी सितंबर में, दिसंबर में नहीं। तो अरे छठो महीनो है, तो बाद में किसो महीनो आसी, नो। तो याद रखना सितंबर, सितंबर में सूर्य वापस कहाँ आ जाएगा, उसी जगह आ जाएगा जहाँ का कब था, मार्च में, धरती के बीचों बीच। फिर ये नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा नीचे, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो सितंबर 9वां महीने 3 महीने लगा देगा, तो दिसंबर में वापस सर कहाँ चमकेगा, ये दिसंबर में सूर्य फिर नीचे आ जाएगा, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया पर चमकेगा। फिर इससे नीचे जा नहीं सकता, फिर वापस 3 महीने मतलब मार्च में वापस। इस तरीके से ये घूमता रहता है, मतलब ये पूरा इलाका है ना, 23.5 के बीच इसमें ही सूर्य घूमता रहता है। और ये घूमता रहता है तो ये वाला इलाका सूर्य सीधा चमकेगा, ज़्यादा गर्मी, तापमान ज़्यादा रहेगा, तो ये इलाका गर्म है। इस इलाके में जो देश प्रदेश आ गए
वो देश कैसे होंगे, वहाँ की जलवायु कैसी होगी, गर्म। गर्म को क्या बोलते हैं, उष्ण। भूगोल की भाषा में गर्म को क्या है, गर्म को गर्म नहीं बोलेंगे ना, कुछ और समझ जाएंगे। हाँ, गर्म को क्या बोलेंगे, उष्ण। क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध। तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इधर से हम स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो देख रहे हो, ये महाद्वीप का तो नाम तो सबको पता होगा, बच्चे थोड़ी हो आप। महाद्वीप का तो नाम का पता है ना, ये कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका के जो देश है, ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे वगैरह, ये इसमें आ गए। ठीक है। इसमें 0 डिग्री के आसपास आ गए, भयानक गर्मी वगैरह पड़ती है उधर, दिक्कत आती है। अफ्रीका तो पूरा महाद्वीप इसमें आ गया, तो ये बड़ी दिक्कत पैदा करेगा, गर्म रहेगा। भारत का आधा नीचे वाला प्रायद्वीपीय भारत किस में आ गया, उष्ण कटिबंध के अंदर आ गया। तो यहाँ दक्षिणी भारत में थोड़ा जलवायु गर्म है, लेकिन दक्षिणी भारत में कई अन्य कारक है, और उससे कुछ ठीक हो जाता है। क्या कारक है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत की सबसे पहले हम जलवायु की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जलवायु। पृष्ठभूमि के अंदर भारत की जलवायु की बात करें तो भारत आधा तो उष्ण कटिबंध में आ गया, और आधा कहाँ के आ गया, उष्ण के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध में आ गया, जिसमें शीत और उष्ण दोनों है। अब उसको ऐसे समझे जैसे मान लो ये भारत है, आधो के आगे हो उष्ण, ऊपर लो आधो शीत प्लस है उष्ण। आप ध्यान से समझना इस बात को। जैसे मान लो भारत है, नीचे वाला आधा आ गया उष्ण कटिबंध में, ऊपर आधा है, वहाँ शीत भी है और उष्ण भी है, तो शीतोष्ण कटिबंध आ गया ऊपर वाला क्षेत्र। तो मान लो ये हमने आधा किया, तो उष्ण कटिबंध कितना प्रतिशत हो गया, 50। और शीत और उष्ण कितना हो गया, 50%। अब शीत और उष्ण दोनों 50% है, तो शीत कितना हो गया, 25। अरे दो भगा मार लो, ये कितना हो गया, उष्ण भी कितना हो गया, 25। तो टोटल उष्ण कितना हो गया, नीचे 50 ऊपर 25 कितना, 75। इसलिए 50 से ज्यादा आते ही तो उसी का नामकरण हो जाएगा। तो भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण। 75% हो गया, तो 50 से ज्यादा आते ही उसी का नाम का उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय मानसून भारत की जलवायु। आपसे पूछे तो उष्ण कटिबंधीय मानसून, आपको सारी बातें बता रही है। राजस्थान की पूछे तो राजस्थान तो पूरा ही क्या गया, ऊपर आ गया, उष्ण के ऊपर है। तो ऊपर है तो उप लगा दो, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। राजस्थान पढ़ाया था तब बताया था, ये बातें आपको समझनी है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, लेकिन बड़ी बातें हैं। तो भारत की सर जलवायु कैसी हो जाएगी, मैं पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ। बोलो भाई, कैसी जलवायु हो जाएगी, हैं, भारत की जलवायु, बोलो। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। मानसूनी पूरी भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु मानसूनी है। तो भारत की जलवायु आपसे पूछे कैसी है, तो याद रखना कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा, भारत के अंदर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, औसत वार्षिक वर्षा कितनी होगी रे, औसत वार्षिक वर्षा लगभग लगभग 119-20। कितना, मैं लगभग बता रहा हूँ, पिछले सालों में 119 सेमी है। वैसे आप राउंड फिगर में 118 120 सेमी भी मान सकते हैं नॉर्मली, वैसे क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो राउंड फिगर में आप 118-20 मान सकते हैं। पिछले सालों में 119 रहा। राजस्थान की वार्षिक औसत वर्षा कितनी है, 57 पॉइंट समथिंग है, 57.5 है। और भारत की कितनी है, लगभग 125 के आसपास। इसका मतलब राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। सर भारत में, भारत की बात करें, भारत में सर्वाधिक वर्षा और न्यूनतम वर्षा कहाँ कहाँ होती है, भारत के अंदर बताइए, जल्दी बताओ। भारत में सब ज्यादा वर्षा कटे हुए है, कटे हुए। देखिए पहले स्टेट याद रखो, ये जो है ना, ये वाला स्टेट, आप देखेंगे मैप में, ये वाला स्टेट है मेघालय। कौन सा है, मेघालय। स्टेट पूछे तो मेघालय नाम से स्पष्ट है, मेघ प्लस आलय। मेघ मतलब बादलों का घर, मेघालय शब्द का अर्थ ये होता है मेघालय। नाम से स्पष्ट है कि वहाँ बादल ज्यादा है, बादल सीधे थोड़ी देर से बरसेगा। मेघालय स्टेट के अंदर पहाड़ियाँ हैं, मेघालय स्टेट के अंदर पहाड़ियाँ हैं। गारो, ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूँ, गारो, खासी, जैंतिया।
गारो, खासी और जयंतियाँ, वहाँ जनजातियाँ भी है। अब मानसून आएगा नीचे से, ध्यान से समझो इस बात को, मानसून कहाँ से आएगा, इधर नीचे से आएगा और नीचे से आकर इन पहाड़ियों में घुस जाएगा। ठीक है, इस टाइप से पहाड़ियाँ, जैसे इधर मान लो गारो, फिर खासी, जयंतिया, पीछे से क्या है मानसून, मानसून आके घुस गया, कहाँ जाके टकराएगा, खासी में, टकरासी। जब टकरासी तो बैठे तो बारिश उसे, बादल फटेगा, तो खासी में खासी बारिश हो जाए, फिर टकरा टकरू इन्हें घूमेगो गारो में बारिश कर से, फिर इन्हें घूमेगो वापस किसमें, और वहां घूम घूम के बारिश करते हैं, निकल नहीं पाता। इसलिए मेघालय स्टेट आपसे पूछे तो स्टेट, पूछे तो मेघालय, पहाड़ी पूछे तो खासी, ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। लेकिन स्थान पूछे तो मासेन राम, क्या, मासेन राम, स्थान पूछे तो मासेन राम, एक चेरापूंजी। तो मासीन राम न केवल भारत बल्कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला है, तो भारत में तो है यही है। समझ गए, तीनों बात बताइए मैं तने, बहुत काम की बात है। ठीक, इधर देखें, सर्वाधिक कहाँ हो जाए गुरु जी, मेघालय, मेघालय के अंदर कहाँ, खासी पहाड़ियाँ जिसमें मासीन राम, क्या है, मासीन राम। आगे बढ़ जाएं, न्यूनतम कहाँ होती है भारत में, न्यूनतम लेह, ये लद्दाख वाला इलाका है ना, इसमें बारिश बहुत कम होती है, होती नहीं है, मतलब यूं समझे आप। तो सर कहाँ हो जाएगा न्यूनतम, लेह है। लेह कहाँ है, लद्दाख की राजधानी है ना, अरे लद्दाख की राजधानी है लेह, जहाँ से सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी को लेह की जीवन रेखा कहते हैं। समझ में आई बात, ऐसे ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है गुरु जी, और ध्यान रखना है, थाने बतायो कि मैंने तीन शब्द बताए थे ना, क्या, जलवायु, ऋतु और मौसम, जलवायु, ऋतु और मौसम, ये तीनों शब्दावली आपको राजस्थान पढ़ाते हैं तब भी बताते हैं, आज फिर बता रहा हूँ कि इनका मतलब क्या है। जलवायु, ऋतु और मौसम, आपा क्या पढ़ने लग रहा, जलवायु, तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। हमें इस जलवायु के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऋतु पढ़ेंगे ना, ऋतु, अब कौन सी ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु स्टार्ट हो गई, ठीक है। और पढ़ेंगे मौसम, आज का मौसम कैसा है, कैसा है, ठीक नहीं है, कल का मौसम कैसा था, अच्छा था। अरे मौसम हम पूछते हैं आज का मौसम कैसा है, कल का कैसा था, इस वीक मौसम कैसा रहने वाला है, इसका मतलब ये हो गया, क्या मतलब हुआ, वापस एक बार और बता रहा हूँ। ठीक है, हम कैसे, आज का मौसम कैसा है, मौसम पिछले 2 दिन से अच्छा है, 2 दिन से मौसम खराब है, ये हम बोलते हैं, आप शब्दों को पकड़ना, ठीक है। फिर ऋतु, अब कौन सी ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु, 3-4 महीने कैसी कौन सी ऋतु रहेगी, वर्षा ऋतु, उसके बाद कौन सी ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, शरद, जैसे 3-3 4-4 महीने की अवधि है। फिर हम बात करेंगे जलवायु, हम पढ़ते हैं भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। मतलब ये हुआ कि हमारा जो मौसमी दशाएं हैं, मौसम की जो दशाएं हैं, उनका औसत, सबका औसत, मौसमी दशाएं कौन सा, मौसम की दशाओं में उसके कई कारक हो जाएंगे, जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु वेग, इत्यादि इत्यादि। यदि इनकी हम बहुत लंबे समय तक बात करें, 30 या इससे अधिक वर्षों तक की बात करें, तो हो जाएगी जलवायु। और वही चीज, क्या, मौसमी, जो मौसम की दशाएं हैं, उनकी औसत यदि 3-4 महीनों की बात करें, तो हो जाएगी ऋतु। और यदि बात करें दिनों की, है ना, तो क्या हो जाएगा, मौसम। हम पढ़ते हैं ना आज का मौसम कैसा है, ऐसा तो नहीं पढ़ते आज की ऋतु कैसी है, नहीं पढ़ते, या आज की जलवायु कैसी है, नहीं पढ़ते, तो बहुत सिंपल है ना, तुम समझते नहीं हो, ध्यान नहीं देते, तुम ध्यान दे दे तो तुम्हें ये चीज़ें बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करा करो जी, ध्यान देवा, लेकिन ई पर कौन देवा, है ना, ध्यान इस पे दिया करो आप, उससे क्या हो जाएगा, उससे कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। इस पे ध्यान नहीं दोगे तो क्या करवानी पड़ेगी, है? तो जलवायु मौसमी दशाओं का औसत है सर, मौसम, मौसम की दशाओं है ना, दशाओं का औसत कितने टाइम का है, दीर्घावधि, दीर्घावधि का मतलब समझ रहे हो, दीर्घ अवधि,
30 वर्ष या उससे ज्यादा। दीर्घ प्लस अवधि, मैंने वर्ड यूज किया है संधि को सब, दीर्घ प्लस अवधि, दीर्घ मतलब लंबी अवधि, संधि हो गई इसमें। फिर कौन सा है, हम मौसम, मौसम की औसत दशाओं का, मौसमी दशाओं का औसत करेंगे कैसे, 3 या 4 माहों के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, ऋतु। दीर्घावधि की बात करेंगे जलवायु, और वही मौसम की जो दशाएं है, यदि हम सप्ताह या हम दिनों की बात करें तो वो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, मौसम। समझ में आई हर बात। आगे देखो, अभी पृष्ठभूमि हम पढ़ रहे हैं, आगे आ जाओ। के ध्यान रखना है, आगे ओ ध्यान रखना थाने। क्या समझे, तभी मैंने कहा ना पीछे के टॉपिक यदि आपको आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है रे, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब इसका, भारत का कुछ हिस्सा जलीय सीमा बनाता है, कुछ हिस्सा स्थलीय सीमा बनाता है, और क्योंकि बड़ी भारत की जो भौगोलिक क्षेत्र है, विस्तार है वो ज़्यादा है, और तट रेखा है वो लंबी है, तो भारत का एक तो बड़ा आकार और लंबी तट रेखा की वजह से, बड़ा आकार भारत का और लंबी तट रेखा की वजह से हमारी जलवायु के अंदर क्या मिलती है, भिन्नता मिलेगी। सिंपल सी बात है भाई, जितना विस्तृत होगा उसमें चीजें बदल जाएगी, है ना। तो भारत, ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि लंबी तट रेखा क्या है, अरे तट रेखा जानोगे, लंबी तट रेखा व वृहत भौगोलिक आकार, वृहत का मतलब क्या हो गया, बड़ा, भौगोलिक आकार, भारत का भौगोलिक आकार बड़ा ही तो है, वृहत भौगोलिक आकार और लंबी तटरेखा के कारण हमारी जलवायु के अंदर क्या मिलती है, जलवायु के अंदर क्या मिलती है, भिन्नताएं। थाने पूछ लिया जलवायु की भिन्नता को कारण क्या है, आपने, क्योंकि एक तो बड़ी भौगोलिक आकृति है प्लस लंबी तट रेखा है, ठीक है। आगे के ध्यान रखना है, अभी हमने क्या पढ़ा है, केवल और केवल पृष्ठभूमि। अब थाने मोटी मोटी आइडिया आ गई, एक रूपरेखा बन गई कैसे ऐसे चलना है। अब हम किस में आ जाएंगे, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, तो आ जाओ फिर। अभी तक क्या चल रहा था, पृष्ठभूमि, अभी तक क्या चल रहा था, पृष्ठभूमि। क्या पढ़ा, जलवायु, ऋतु, मौसम क्या है, औसत वर्षा कितनी है, सबसे ज्यादा, कम, ये तमाम बातें पढ़ी, भारत की जलवायु वगैरह कैसी है, ठीक है, याद रह जाएगा। जलवायु का जगह कारक है, वह थोड़ा सा याद रख लियो, जलवायु के कारक, मैंने बताया था ना जलवायु के कौन कौन से कारक है, ताप, दाब, वायु वेग, आर्द्रता, अरे समझोगे, जगह फैक्टर है ना, बैक से है ताप, आपने आज तापमान की तो गए, ये एक फैक्टर हो गया। ताप के बाद दाब, दाब कितना आ गया, वायु दाब कम है कि ज्यादा है, यदि वायु दाब कम होगा तो क्या होगा, यदि वायु दाब कम कम है, अचानक कम हो रहा है तो क्या आंधी तूफान आएगी, है ना। अचानक वायु दाब बढ़ रहा है, इसका मतलब मौसम क्या होगा, साफ। समझ रहे हो ना बात, यदि वायु दाब धीरे धीरे कर रहा है तो क्या होगी, बारिश। ताप दाब कारक है, ये फैक्टर है जलवायु के। फिर वायु वेग, वायु वेग का मतलब समझ रहे हो, हवा कितनी फास्ट चल रही है, हवा का वेग कितना है। फिर है आर्द्रता, आर्द्रता जानो, आर्द्रता जानोगे, है नमी, अरे आर्द्रता, हवागमा पानी, अब देखे जो पूरी हवागमा पानी वे हो गए, अरे हवा के अंदर पानी वे, नमी, आर्द्रता। आपको बता रहा क्या है, हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा आर्द्रता कौन से महीने में होगी, है, सब पढ़ा रखा आपको, कौन से महीने में होती है, कब होगी, हवा में सबसे ज्यादा आर्द्रता अगस्त। अरे बारिश सबसे ज्यादा कब होगी, अगस्त सावन में, अरे सावन में ज्यादा बारिश हो सही तो हवा में की होगी, नमी ज्यादा। ये मस्त है, सावन के महीने में भले ही गर्मी पड़े, अपने तावड़ो तपे, लेकिन आप देखना कपड़े बहुत देरी से सूखते हैं। वजह क्या है कि हवा में क्या है,
नमी है इसलिए कपड़ों को टच करती है तो इतना जल्दी जल्दी सुखा नहीं पाती, क्योंकि हवा के अंदर खुद में क्या है, नमी है। ठीक है ना। तो सूर्य तपेगा लेकिन फिर भी कपड़ा उतना जल्दी नहीं सूखेगा। और सबसे कम आर्द्रता अप्रैल। अप्रैल के अंदर कपड़ों बहुत जल्दी किए सूखे। समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलो अब तो बात समझ में। अब अपन पढ़ना है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ना है? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है गुरुजी? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कमोबेश हम जब राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भाई कोई सा भी प्रदेश हो, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लगभग लगभग क्या रहेंगे? सेम। कुछ चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी जिसको हम देखेंगे क्षेत्र विशेष के अनुसार। तो आ जाओ फिर। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहलो के कारक है भाई। पहला बता रखा है सर। क्या? पहला क्या बताया था भाई? यही देखेंगे पहला क्या है। अक्षांशीय स्थिति। सर ये अक्षांशीय स्थिति क्या है? अभी तो बताया था। अक्षांशीय स्थिति क्या है? ये देखो, यहाँ सेट हो जाएगा क्या? ये देखो, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांश के बताइए अभी। ग्लोब के ऊपर जगह आडी रेखा है, बाकी है अक्षांश। और धरती के बीचों बीच जा रही है, कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। जखन आप के बोलियो है भूमध्य रेखा। बात समझ रहे हो ना मेरी? ये धरती के बीचों बीच जा रही है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, तो आगे उत्तर में जाएंगे तो 1 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, दो सॉरी 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे करके लास्ट में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लेट्यूटीड। लेटेड ही रखा है। ऐसे ही सर दक्षिण में चलेंगे तो 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और 90 नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री साउथ लेट्यूड। उसको उत्तर में जाएगा, उसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, मतलब नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव, मतलब साउथ पोल। अब आपको पता है कि सूर्य, अरे का यार टेढ़ी होगी नहीं, सीधी काटेंगे। चलो सीधी निकाल दे। सीधी को निकली। और देखो, ये देखो। अब आपने पता है कि ये रेखा है ना, अभी थाने एक बात समझाई, अभी एक बात समझाई थी आपको कि सूर्य सबसे ज्यादा किसके आसपास घूमता है? 0 डिग्री के आसपास घूमता है थाने यार, अभी तो बताई। तुम भूल जाते हो, कुछ बातें भूल जाते हम। ये देखो, सूर्य ज्यादा बार कट रहे से है। अरे थे भी मानसा मुंचा पर सो जना ज्यादा कट कीली तरफ सो बिछाड़े, है ना, रूड राड़ के कट आ जाओ बिछाड़े। और धरती को बिछाड़ा हुआ है भू मध्य रेखा, तो सूर्य ज्यादातर कट रहे से बीच में। आप देखो कि साल में कर्क रेखा ऊपर एक बार आता है, नीचे नीचे मकर रेखा पर एक बार आता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर कितनी बार आता है? 2 बार। इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा के आसपास गर्मी ज्यादा है, सूर्य सीधा चमकता है। जैसे जैसे दूर चल होता जाएगा सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी, तिरछी होती जाएगी। ध्रुवों पर आपने पढ़ा, बचपन में पढ़ा कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात है। उसकी वजह ये है, ये देखो उत्तर में लिख रहा हूँ, इसी थोड़ा बड़ा मैप है ना। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव, मतलब नॉर्थ पोल। और ये क्या है? साउथ पोल। बताओ, इससे ऊपर सूर्य जाएगा नहीं ना, तो सूर्य की किरणें टेढ़ी टेढ़ी तिरछी पड़ेगी। जब सूर्य यहाँ होगा तो यहाँ भी टेढ़ी टेढ़ी क्या होगी? तिरछी। तो एक बात बताओ, 0 डिग्री जो अक्षांश है वो छोटा है कि 90 डिग्री अक्षांश है वो छोटा है? अर्थान जोड़ घटाव को नहीं आगे, तो बोलो क्यों कौन फिर? है क्या कह रहे हो? 0 डिग्री बड़ा है कि 90 डिग्री बड़ा है? ये कह रही है 90 डिग्री बड़ा है? 90 डिग्री बड़ा है? सिंपल सी बात है, 0 बड़ा है कि 90 बड़ा है? 90 बड़ा है। अच्छा मैंने बड़ा पूछा है क्या? अच्छा तो सही बताया फिर, है ना। बात अनकहानी बताई नहीं एक दिन।
किसी है? तो छोटे को बोलेंगे निम्न, बड़े को बोलेंगे उच्च। अब थे बताओ, 35 डिग्री निम्न है, 23 डिग्री निम्न है? निम्न कौन सा है? 23 डिग्री। 35 डिग्री निम्न नहीं है ना? अब आप बताओ कि 15 डिग्री निम्न है कि 20 डिग्री निम्न है? 15। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश, जब हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं तो गर्मी बढ़ेगी घटेगी? गर्मी घटेगी। अरे 0 डिग्री आसपास सूर्य ज्यादा है, निम्न अक्षांश है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, उच्च अक्षांशों में जाएंगे, तापमान घटता जाएगा। तभी तो 90 डिग्री में वहां क्या रहता है, 6 महीने रात और 6 महीने दिन ठंड पड़ती है ना, बर्फ जमी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्षेत्र यदि 0 डिग्री के आसपास या निम्न अक्षांश में आ गया, वो गर्म होगा, उसकी जलवायु गर्म होगी। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर चले जाएंगे, ठंड बढ़ती चलेगी। अब इसमें दुनिया के देशों के नाम लिखे हुए हैं। अब थाने पूछ ले कि ब्राजील में ज्यादा गर्मी पड़ती अर्जेंटीना में? ब्राजील के अंदर। ठीक है। अब थाने पूछ ले कि देखो दक्षिणी अमेरिका है, देखो इन्हें देखो, दक्षिणी अमेरिका के अंदर ज्यादा गर्मी पड़ती या बरूंडी में ज्यादा गर्मी पड़ेगी? गुरुजी बरूंडी किटे हैं? ये देखो देश है इधर, युगांडा, बरूंडी। डेमोक्रेटिक कांगो के पास देखो, ये बरूंडी देश है। फिर तो गुरुजी हरकटों में सवाल देश के, हाँ तो देश है कहता हूँ। तो यही वास्ते हैं अपन कंसेप्ट क्लियर करना है, इसमें चीजें सापेक्ष है। अब थे मैंने बताओ कि भूमध्य रेखा के आसपास सर्दी आएगी क्या? सर्दी नहीं रहती है यहाँ, गर्मी पड़ती है वर्ष भर। और ध्रुवों में वर्ष भर क्या रहती है, ठंड पड़ती है। तो कुल मिला के जैसे जैसे उच्च अक्षांशों में जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी। और निम्न अक्षांशों में जलवायु क्या होगी, गर्म होगी। ये दुनिया का मानचित्र है, दुनिया के देश है, हम इनको पढ़ लेंगे। चिंता करने की बिल्कुल ही थानी आवश्यकता को नहीं। बस थोड़ा सा आप सीखने का वो रखें, कि हमें सीखना है, ऐसा नहीं हो कि टाइम पास करना है। तो सर क्या हो गया, जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला जो कारक है वो है अक्षांशीय स्थिति। कैसा हो गया, अक्षांशीय स्थिति। अब बताओ अक्षांशीय स्थिति कैसे प्रभावित करती है? मैं कह रहा हूं उच्च अक्षांश, ये सापेक्ष होता है, तुलनात्मक होता है। और मैं कह रहा हूँ निम्न अक्षांश, बताओ कहाँ गर्मी ज्यादा है, कहाँ ठंड होगी? उच्च अक्षांश में क्या होगा, तापमान क्या होगा, कम। और निम्न अक्षांश में तापमान क्या होगा, ज्यादा। अब थे मान बताओ कि शीतकाल, शीतकाल लंबा कहाँ होगा, उच्च अक्षांशों में या निम्न अक्षांशों में? शीतकाल लंबा उच्च अक्षांशों में। शाबाश, यही तो है। शीतकाल होता ही नहीं या बहुत छोटा होगा कहाँ, निम्न अक्षांशों में। सिंपल सी बात है, इसमें कोई याद करने वाली, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, एक बात लिख देता हूँ। शीतकाल, शीतकाल, शीतकाल कहाँ लंबा होगा, अरे ठंड है, उच्च अक्षांशों में क्या होगा, लंबा। आगे बढ़ जाएं। अब भारत देखो, भारत में क्या है गुरुजी, भारत में देखो नीचे वाला किस में आ गया, उष्ण कटिबंध में। ऊपर वाला शीत और उष्ण शीतोष्ण। तो पहला कारक तो समझ में आ गया। दूसरा कारक और याद रखो, जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक तो समझ में आ गया। अब दूसरा कारक याद रखो। दूसरा कारक है क्या, समुद्र तट, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट जानो करे, ये देखो हमारा समुद्र तट कहाँ है, इधर गुजरात से लेकर, इधर गुजरात से लेकर यहाँ तक है। अब समुद्र तट, अच्छा धरती पर पानी कितना है, पानी 71%। और थल है, लैंड कितना है, ये देखो देखने से पता चल रहा है। ये व्हाइट वाला पानी वानी है और थोड़ा ग्रे वाला है ना, ये स्थल खंड है। स्थल, लैंड भूमि केवल 29% है, 71% पर क्या है, पानी है। अब क्योंकि आप इसे समझे, हमारा जो है ना प्रभावित करने वाला नेक्स्ट पॉइंट वो है कि समुद्र तट से दूरी। तट मतलब जहाँ जल और थल मिलते हैं, जैसे समुद्र तट ये हो गया, जैसे ब्राजील का तट ये हो गया, ब्राजील का तट है ये, है ना।
तो अब आप इसको समझे कैसे। पहले भूमि मतलब लैंड, स्थल और जल का स्वभाव समझना पड़ेगा, स्वभाव। अब देखिए, जल और थल दोनों का क्या स्वभाव है। जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा कौन होता है? स्थल, लैंड। और जल है, वाटर बॉडी है, वो बहुत धीरे 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 गर्म और धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा। क्या समझे? समझ गए ना बात। लैंड है वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, पानी है वो देरी से गर्म देरी से ठंडा। अब देखो मैंने बताया ना, अपने यहाँ गर्मी, हाँ, गर्मी वर्मी पड़ा तो आपने सुबह 8 बजे के एकदम गर्म हो जाए स्थल। लेकिन पानी, पानी की बाल्टी, पानी की भर के बाल्टी छोड़ दो, और एक भूमि है, भूमि रेत है वो बहुत गर्म हो जैसी, और पानी ज़्यादा गर्म को नहीं, क्योंकि पानी का ये स्वभाव है। तो क्या समझे, प्रकृति क्या बता रही है कि जो जल्दी गर्म होगा वो जल्दी ठंडा होगा, जो देर से गर्म होगा वो देर से ठंडा होगा। समझ रहे हो बात। तो सूर्य जैसे उदय हो गया तो 8 बजे के आसपास भूमि तो गर्म होने लग जाए। समुद्र को तो 10 बजे 12 बजे पता चलता है कि अच्छा सूर्य आ गया। अच्छा बोले चलो ठीक है। 2 बजे के आसपास हल्का हल्का वो गर्म होने लगता, हल्का हल्का, इतने में सूर्य क्या हो गया? अस्त हो गया। बस, ज़्यादा वो टेम्परेचर हाई नहीं गया। फिर रात को 12 बजे पता चला कि सूर्य चला गया, समुद्र को पता नहीं चलता। अच्छा ठंडा होना है, फिर धीरे धीरे हल्का ठंडा हुआ, इतने में क्या हो गया? वापस सूर्य अस्त हो गया। लेकिन आप देखो लैंड का स्वभाव है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा। लैंड जो एकदम, अभी खूब गर्मी पड़ी है आपने थे देखियो कि रेत के अंदर पापड़ सेक लियो बोले, लेकिन भाई रेत सूर्यास्त होते ही अचानक ठंडी होने लगती है, और सुबह के 4 बजे आते आते तो रेत है, जो भूमि है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? ठंडी। थाने खेस लो उठनो पड़ा जालोर के लेटा गाँव ले आ गए, बतायो नहीं थाने। हाँ ऐसे। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र तट के आसपास, समुद्र तट के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर किसका प्रभाव होगा? समुद्री जलवायु का प्रभाव होगा कि नहीं होगा? पूरा आसपास समुद्र है तो वहां ना अप डाउन ज्यादा है नहीं, तापांतर ज्यादा है नहीं, तो आसपास का स्थल है वो तो बहुत छोटा है, तो उसको प्रभावित कर देगा कि नहीं कर देगा? इसलिए ये हुआ कि समुद्र तट के आसपास जो इलाका, जितना समुद्र तट के आसपास है वहां कैसी जलवायु है? समकारी जलवायु। समकारी का मतलब समझ रहे हो? सम मतलब समान, ज्यादा अप डाउन नहीं है। और समुद्र तट से जैसे जैसे दूर चले जाते हैं वैसे जलवायु में क्या हो जाती है? ज्यादा अप डाउन टेम्परेचर में हो जाएगा, मतलब विषमकारी जलवायु हो जाएगी। तो समुद्र के पास में है, भले ही वो भूमि है, लेकिन उसको कवर कर लिया किसने? सामुद्रिक जलवायु ने। इसलिए सर क्या हुआ, समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों का वो क्षेत्र है, वहां की जलवायु कौन ओवरलैप कर लेगा? समुद्र ओवरलैप कर लेगा। वो तो छोटा सा क्षेत्र है, उसका तो पता नहीं चलेगा, तो सामुद्रिक जलवायु का प्रभाव होगा। इसलिए समुद्र तट के आसपास रहने वाले इलाकों में कौन सी प्रभावी होगी, कौन सी जलवायु होगी? समुद्र की समकारी जलवायु होगी। समकारी का मतलब समझ रहे हो? ज्यादा अप डाउन्स नहीं होंगे। तो ये क्या लिखा है कि समुद्र तट से दूरी, तट क्या याद रखना है? जल देर से गर्म और देर से ठंडा। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा। समझ रहे हो ना बात। तो तुम्हें पढ़ाई भी कैसे करनी है? कैसे करनी है? आराम से। आराम से पढ़ोगे तो अधिगम होगा। अब देखे दे बाजो पढ़ो, और एक दिन में 2 किताब पढ़ दे, और मन में सोचो कि मैं किताब पढ़ दी। किताब पढ़ने थोड़ी होगा, प्रकृति से सीखो, क्योंकि जो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, जो धीरे धीरे गर्म होता है वो नहीं। समझाई बात। तो जल्दी गर्म नहीं होना। हाँ। तो इसलिए जो क्षेत्र क्या होगा, जो क्षेत्र समुद्र के क्या होगा, समुद्र के पास, वहां की जलवायु कैसी होगी? समकारी जलवायु। कैसी जलवायु होगी? समकारी जलवायु। जो क्या होगा? पास। और जो क्षेत्र समुद्र के पास होगा ना, वहाँ क्या होगा सर?
पास होगा तो समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव होगा, और जो दूर होगा वहां क्या हो जाएगी, विषमकारी जलवायु। वहां अप डाउन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा। नेक्स्ट आप याद रखिए, तीसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। हेयरलाइन डिफरेंस वाले है। अब देखोगा गुरुजी तो अभी बताए होते। अरे वो है समुद्र तट, तट से दूरी। और ये क्या है, समुद्र तल, तल से ऊंचाई। वहां तो तट से दूरी, यहाँ है समुद्र तल से ऊंचाई। कैसे, पूरी दुनिया का पानी आपस में मिला हुआ है, और थाने पता है कि पानी को वाटर लेवल लगभग वे सेम ही वे, सेम है ना। तो एक तो याद रखना कि भारत में समुद्र की जो हाइट नापी जाए, बागटू नापी जाए चेन्नई, चेन्नई के तट से यहाँ से नापी जाती है। वैसे तो पानी सब सेम ही है, लेकिन एक जगह फिक्स कर रखे चेन्नई के तट के पास से, वहाँ से हाइट नापी जाती है। आपने देखा होगा कई जगह रेलवे स्टेशन वगैरह पर लिखा होता है कि समुद्र तल से 400 मीटर ऊंचाई। ऐसे थोड़ी होता है कि मेगा हाईवे से 400 मीटर ऊंचा, ऐसे नहीं होता। न- ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, समुद्र तल। समुद्र तल से होता क्या है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, सामान्य प्रोसेस ये होता है कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिरता रहता है। पता है क्या आपको, भाई हिमालय में बर्फ क्यों है? आप बिल्कुल बेसिक बातें याद रखें, रट्टा मारना ही नहीं है, तुम पूरा उल्टा काम कर रहे हो। बचपन से किया जा रहा, हमारी शिक्षा में बड़ी कमी है, ये उल्टा काम करवाया जा रहा है? फिर बच्चा वैसे ही करेगा। हिमालय ऊंचा है, उसमें बर्फ है, इसका मतलब जो पानी है वो बर्फ में तब्दील हो गया। सिंपल सी बात है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, गिरता जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो क्षेत्र जितना ऊंचाई पर होगा वहाँ क्या होगा, जलवायु क्या होगी, ठंडी। और जो क्षेत्र जितना नीचे होगा उतना क्या होगा, गर्म। ऊपर ठंडा, नीचे गर्म, याद रह जाएगा। हिमालय का एग्जाम्पल याद रखो, ऊपर ठंडा नीचे गर्म। ठीक है ना। तो ये क्या नियम होता है, ये एक नियम है कि आप 165 मीटर कहाँ जाएंगे, ऊपर। ध्यान से सुनना, एक नियम है कि आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे, बराबर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। मतलब 165 मीटर ऊपर के 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब ऊपर ठंडा बढ़ रही है। और क्या है गुरुजी, और गणो है, यदि 32 मीटर आप नीचे गए, 32 मीटर नीचे गए तो बराबर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब नीचे जाने से बढ़ता है मात्र 32 मीटर में, और ऊपर 165 में जाने से 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा। इसलिए लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं, क्यों? क्योंकि ऊंचाई है ना, तो वहाँ ठंडक का क्या होगा, एहसास होगा। हिमालय में अभी गर्मी चल रही है, लेकिन फिर भी हिमालय में क्या है, बर्फ है, क्योंकि ऊंचाई। अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये इसको आप समझें। समझ आधारित टॉपिक होता है, उसको बहुत चीज़ें समझानी पड़ती है। ये देखो, इधर देखो, ये हिमालय है, इधर हमारा हिमालय है ना, यहाँ हिमालय। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ क्या है, बर्फ। मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये देखिए हिमालय है, और इधर ऊंचाई ज़्यादा की वजह से क्या है, बर्फ। इस सेम अक्षांश में यहाँ चाइना में ये जगह, यहाँ बर्फ नहीं है, यहाँ बर्फ नहीं है। वजह क्या है, ऊंचाई नहीं है। हिमालय ऊंचा है, उस वजह से बर्फ है। बाकी सेम अक्षांश में सेम टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन सेम अक्षांश में सेम टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि ऊंचाई आने की वजह से वो वाला कारक वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अब आप देखो कि माउंट आबू है, देखो हमारे राजस्थान के अंदर माउंट आबू है। ठीक है, तो माउंट आबू देखेंगे आप, ये वाला देखो, राजस्थान का मैप है क्या यहाँ, कहाँ चला गया अच्छा राजस्थान वाला इसमें नहीं है ना। आप देखेंगे माउंट आबू ऊंचाई पर है, तो वहाँ थोड़ी, हालांकि ज़्यादा ऊंचा नहीं है माउंट आबू, लेकिन फिर भी आसपास के इलाके से माउंट आबू ठंडा है। क्यों? कि ऊंचाई ज़्यादा है। ठीक है, उसी अक्षांश में कोई और क्षेत्र है, यदि ऊंचाई नहीं है तो उतना ठंडा नहीं होगा। हिमालय इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो आपको मैंने बताया। क्लियर? अब आप देख ही लो, हिमालय के अक्षांश में, हिमालय के सेम अक्षांश में आप देखेंगे, हिमालय के सेम अक्षांश में ये वाले देश है, जैसे इराक हो गया, यार ये सीरिया वगैरह, बताओ यहाँ है क्या? नहीं है, क्योंकि ऊंचाई उतनी नहीं है, तो ऊंचाई वाला कारक प्रभावित हो जाएगा। तो समुद्र तल से क्या था, ऊंचाई, और तट से क्या है, दूरी। जितना दूर जाएंगे क्या हो जाएगा, विषमकारी जलवायु बढ़ जाएगी। और नजदीक होगा तो समकारी जलवायु समान होगा, चीजें ज्यादा अप डाउन नहीं होगा। और समुद्र तल से जितना ऊंचा जाएंगे तो क्या होता जाएगा, टेम्परेचर गिरता जाएगा।
इसलिए होटल वगैरह कहाँ बनाए जाते हैं? ऊंचाई पर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? होटल वगैरह कहाँ बनाते हैं? ऊंचाई पर, ताकि लोग आए ठंडक लेने के लिए। ठीक है। आपने पड़ोसी भी के प्रयास कर लिया, रात ने छत पर सोया, कौन सोया? पड़ोसी कौन सोया छत पर? क्यों सोया? पड़े रहे बोल पड़ के गया। मन पता है कि अब उतनी इतनी ऊंचाई तो पहाड़ तो यहाँ है नहीं, लेकिन है उतने से काम चलाओ। तो रात को कहाँ सोते हैं? छत पर। क्या, क्यों? ठंड लेने के लिए। क्या लेने के लिए? ठंड लेने के लिए। आप देख लो, बूढ़े नहीं जाते, जवान जाते हैं। बूढ़ो तो फिर गिर जाए नहीं बड़ो बुरो। इसलिए वो उससे क्या, चलो ज्यादा ना। तो सुनो, जो ऊंचाई पर जाएंगे, ऊंचाई वाले स्थान क्या होंगे? वहां तापमान क्या होगा? कम। ऊंचाई वाले स्थान पर तापमान कम होगा। और जो नीचाई वाले स्थान है, वहां तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। अभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक चल ही रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन आज आप जो तो पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन करेंगे। सर, जलवायु हमने पढ़ा, जलवायु को कितने भागों में बांटा था? 5। पृष्ठभूमि प्रभावित करने वाले कारक, ऋतुएं, वर्षा का वितरण और तथ्य। तो सबसे पहले हमने पृष्ठभूमि को देखा। तो पृष्ठभूमि में बताया कि भारत की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 119 सेंटीमीटर है। आप राउंड फिगर में 118-20 के बीच में आप याद रख लेना। सबसे ज्यादा होती है मासिन राम, चेरापूंजी, आपको मैप में समझाया, मेघालय स्टेट है, पहाड़ियाँ खासी है, जगह वो होता है। सबसे कम लेह है। जलवायु लंबे समय की औसत मौसमी दशाएं, जलवायु 3-4 माह की अवधि, ऋतु और अल्प समय की अवधि को हम क्या बोलेंगे? है मौसम। ये क्या बताया? लंबी तटरेखा और वृत्त भौगोलिक आकार की वजह से भारत की जलवायु के अंदर पर्याप्त भिन्नता मिलती है। जलवायु के कारक कौन से हैं? ताप, दाब, वायु वेग और आर्द्रता। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में पहला बताया अक्षांशीय स्थिति, मतलब उच्च अक्षांशों में टेम्परेचर कम होगा, निम्न अक्षांशों में टेम्परेचर ज्यादा। इसलिए उच्च अक्षांशों में शीतकाल, ठंड क्या होगी? लंबा। और निम्न अक्षांशों में गर्मी वाला मौसम क्या होगा? लंबा। फिर क्या बड़ा? समुद्र तट से दूरी, जैसे जैसे दूर जाएंगे विषमकारी जलवायु बढ़ जाएगी समुद्र तट के पास, क्योंकि सामुद्रिक समकारी जलवायु का प्रभाव होता है। तीसरा, समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर गिर जाएगा। इसलिए पहाड़ों पर ठंड है। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। 32 मीटर नीचे जाते 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ गए ना? तो अभी